हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अब एक बार फटाक से मुझे ये बता दें, क्लास लाइव है? नमस्कार पुत्र। और सैटरडे और संडे दोनों दिन आपको रिवीजन करने बोला था। अच्छा खासे तरीके से आप टेंस कर चुके हैं, तो उन कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं पुत्र, और आगे चीजों को जानने की कोशिश में जुट जाते हैं। ठीक है, आइए। लास्ट क्या किया था भाई? हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, है कि नहीं बच्चे? करेक्ट। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में बच्चे मैंने बात की जो कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कंडीशनल कंजंक्शन जो होता है, इफ उसमें कभी भी विल या शेल यानी कि फ्यूचर टेंस हम नहीं लगाते। दूसरी बात मैंने की बेटा, कंडीशन को ये शब्द दिखा सकते हैं। आगे यहां से आज की हमें क्लास आगे बढ़ानी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। यू आर अ गुड टीचर कौन सा टेंस होता है? आप इसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं बेटा। सिंपल, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। जब आप ये बोलते हैं ना, जैसे सपोज करो मैंने ये बोल दिया, एक डाउट है बेटा, उसको लेते हैं पहले, कि ही इज अ टीचर, इसको कौन सा टेंस कहना लाजमी होगा? बेटा ये मेन वर्ब कहलाएगी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो कई टीचर कह देते हैं किताब, अरे ये तो सिंपल प्रेजेंट है। अरे भाई, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट बात बराबर है बेटा, जो हैपनिंग को दिखाए। आगे जब बड़े बच्चे हो जाएंगे बताऊंगा ये लिंकिंग वर्ब है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है। आगे इन चीजों को जानोगे। टेक्निकल बात करोगे बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानोगे, बी की फॉर्म है ये, और इसे फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहकर चलो। ठीक है? और कोई डाउट मेरे बच्चे यहां तक? बताइए। ठीक है, चलो। अब देखो भाई, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में हमने एक बात कही कि कंडीशनल कंजंक्शन के साथ विल शेल नहीं आती। दूसरी बात देखते हैं बेटा, आज मैं बात करूंगा अब टाइम कंजंक्शंस की। लास्ट टाइम किसकी बात की थी? कंडीशनल कंजंक्शंस की। अब मैं बात क्या करूंगा? टाइम कंजंक्शंस की। ठीक है? टाइम कंजंक्शंस क्या होते हैं बच्चे? जैसे सपोज करो मैंने ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, ही विल, एक काम करना, बस एक लाइन का गैप छोड़ देना बेटा, एरो लगा के, एक लाइन का गैप छोड़ देना बस, एरो लगा के। ही विल डू दिस वर्क, वो इस काम को कर लेगा, ठीक है, बिफोर दे विल कम, उनके आने से पहले। भाई यही तो कहना चाहता होगा ना बंदा बेटा, यही तो कहना चाह रहा होगा, वो इस काम को कर लेगा उनके आने से पहले। ही विल डू दिस वर्क बिफोर दे विल कम। अब एक बात, कहानी में क्या हुई इसमें बेटा, टाइम कंजंक्शन कौन है? बिफोर। और टाइम स्टेटमेंट कौन सी बन जाएगी? ये बन जाएगी। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होता है, उस ट्विस्ट को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ये बंदा ये बंदा काम कब करेगा? फ्यूचर में। भाई फ्यूचर टाइम है, ये बंदा काम कब करेगा बेटा? फ्यूचर में करेगा। ही विल डू दिस वर्क, मतलब कब करेगा उस काम को? फ्यूचर में करेगा। दूसरा, बिफोर दे विल कम, उनके आने से पहले करेगा। इस काम को फ्यूचर में करेगा और उनके आने से पहले ही कर लेगा। अब बेटा वे भी कब आएंगे? अरे बट ऑब्वियस बात है सर, फ्यूचर में ही आएंगे। भाई वो इस काम को कब करेगा? फ्यूचर में करेगा, और उनके आने से पहले करेगा, तो बेटा वो कब आएंगे? फ्यूचर में आएंगे। तो सोच के देखिएगा, आपको दूसरी बार फिर फ्यूचर दिखाने की जरूरत क्या थी? जब ऑलरेडी आपने ये बोल दिया वो इस काम को कर लेगा बिफोर दे विल कम, उनके आने से पहले, जब ऑलरेडी आपने बोल दिया, बेटा दोबारा से फ्यूचर दिखाने की रिक्वायरमेंट क्या थी? इसमें ऑलरेडी वो सेंस आ जाती। क्यों? ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो मेन स्टेटमेंट है बेटा, ये मेन स्टेटमेंट है, हाँ, और मेरे बच्चे ये इसकी टाइम स्टेटमेंट है।
तो मेन स्टेटमेंट जब फ्यूचर में ऑलरेडी आ गई तो बच्चे टाइम स्टेटमेंट में दोबारा से फ्यूचर दिखाना ये अपने आप में एक नॉनसेंस है। वो अंडरस्टूड हो जाता कि ये बात भी रिलेटेड टू फ्यूचर, इसीलिए बेटा ये विल हुआ सुपरफ्लुअस और यहां से उड़ लिया। समझ में आई बात? जैसे बेटा अगर कॉपी नहीं करना है, रफ है जो यहां लिख रहा हूं, अगर मैं कहूं बेटा ही केम ऑन मंडे, मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने लिखा ही केम, हिम केम की बजाय ही विल कम, ही विल कम ऑन मंडे। मैंने दो सेंटेंस लिखे। मैंने बोला मेरे बच्चे ये बताओ ये मंडे प्रेजेंट का है पास्ट का? आपने बोला सर पास्ट का है। क्यों पास्ट का है बेटा? क्योंकि सर ये पास्ट का है। हाँ तो मंडे को आया था तो ये बीत गया होगा मंडे। मैंने बोला अच्छा ये मंडे, सर अभी बीता नहीं, आएगा, मतलब आज भी मंडे बेटा, और मैं कह रहा हूं ही विल कम ऑन मंडे, तो इसका मतलब सर आप अगले वाले मंडे की बात कर रहे हो, ये फ्यूचर का मंडे। तो बेटा ये फ्यूचर वाला मंडे है, हाँ ये पास्ट वाला मंडे है। हाँ अब मंडे तो मंडे है, कैसे पता चला? इससे पता चला। क्यों? क्योंकि ये मेन जो वर्ब है वो किससे रेफरेंस ले रही है, वहां से उस टाइम का अंदाजा हो गया। मैंने बोला बेटा वही काम यहां हो गया। वो इस काम को करेगा उनके आने से पहले, तो वो इस काम को करेगा कब करेगा? इन फ्यूचर करेगा। तो बेटा वो भी कब आएंगे? इन फ्यूचर आएंगे। इसीलिए जो है अगर मेन स्टेटमेंट फ्यूचर में ऑलरेडी है बेटा, अगर मेन स्टेटमेंट फ्यूचर में ऑलरेडी है तो आने वाली जो टाइम स्टेटमेंट है उसे फ्यूचर दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं। तो क्या सीखा बेटा जो मैंने एरो लगाई थी ना, अगर मेन स्टेटमेंट क्या है बेटा? फ्यूचर सेंस। आपकी मेन स्टेटमेंट क्या आ गई बेटा? फ्यूचर सेंस। एरो लगाइए। तो जो आप टाइम स्टेटमेंट लिखेंगे मेरे बच्चे, जो आप टाइम स्टेटमेंट लिखेंगे, हाँ उसमें विल या शेल, हाँ यानी कि फ्यूचर टाइम, ठीक है, शो, ठीक है, या ऐसे कर लो फ्यूचर टाइम, ठीक है, ऑलरेडी सेंस देगा, है ना, ये बढ़िया रहेगा। तो बेटा अगर मेन स्टेटमेंट, ठीक है, आपकी फ्यूचर टेंस में है और उसके रेफरेंस में आप कोई टाइम स्टेटमेंट लिखेंगे, वो फ्यूचर टाइम ऑलरेडी सेंस देगा, तो आपको विल और शेल नहीं लगाना है। किसमें बेटा? टाइम स्टेटमेंट में। अब ये टाइम स्टेटमेंट कौन कौन दिखा सकता है? बिफोर। कौन दिखा सकता है? आफ्टर। चलो एक आफ्टर का एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे बेटा मैंने बोला शी विल क्लीन हर रूम, वो अपना कमरा साफ करेगी, आफ्टर हर फ्रेंड विल कम, उसके दोस्त के आने के बाद। बेटा बिफोर आफ्टर पास्ट में कैसे यूज होते हैं वो तो मैंने बता दिया। अब हमने क्या बोला? शी विल क्लीन हर रूम आफ्टर हर फ्रेंड विल कम, वो अपना कमरा साफ कर लेगी उसके दोस्त के आने के बाद। बेटा वो कमरा साफ करेगी, फ्यूचर ऑलरेडी हो गया, तो टाइम स्टेटमेंट इसमें कौन सा हो गया? आफ्टर वाली बात हो गया। हमें इसमें दोबारा से विल नहीं लगाना था। लेकिन बेटा हर फ्रेंड कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरे बच्चे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कम या कम्स? कम्स। इसका मतलब मुझे यहां भी चेंज करना पड़ेगा और मुझे ये मेरे बच्चे कम्स में करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होकर भी सेंस किसकी देगा? फ्यूचर में, क्योंकि ये टाइम स्टेटमेंट है और बेटा मेन स्टेटमेंट में आप ऑलरेडी फ्यूचर टाइम दिखा चुके हैं। तो कौन से दो वर्ड अपने पास मिले बेटा? बिफोर और आफ्टर। जो पास्ट में कैसे यूज करते मैंने सिखा दिया था। ऐसा ही होता है मेरे बच्चे व्हेन टाइम कंजंक्शन, ये भी तो बताया था। तो व्हेन भी जो टाइम रेफरेंस देता है मेरे बच्चे, उसके साथ भी आपको फ्यूचर लगाने की जरूरत नहीं। जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला माई फ्रेंड्स विल बी, मेरे जो दोस्त हैं माई फ्रेंड्स विल बी अबाउ 30, मेरे दोस्त जो हो वो 30 से ऊपर के हो जाएंगे। मेरे दोस्त 30 से ऊपर के कब होंगे बेटा? फ्यूचर में। व्हेन, हाँ ये एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हेन आई एम या व्हेन आई विल बी 25, जब मैं 25 का होऊंगा मेरे दोस्त, जब मैं 25 का होऊंगा मेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो चुके होंगे। ठीक है, डन है।
तो माई फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30 व्हेन आई एम और आई विल बी 25। क्या होगा बेटा, ध्यान से सुन, मेरे दोस्त विल बी अबाउट 30, तो ये फ्यूचर टाइम हो गया बेटा, मतलब अभी वो 30 के नहीं है मेरे बच्चे, वो फ्यूचर में 30 से ऊपर के होंगे। नाउ द थिंग इज व्हेन आई एम या आई विल बी, अब हिंदी में तो गा निकलता है टेक्निकली, दैट विल बी रिलेटेड टू द फ्यूचर, बट द मेन थिंग इज इफ द मेन स्टेटमेंट इज इन द फ्यूचर टाइम, देन द टाइम स्टेटमेंट विल बी रिलेटेड टू द फ्यूचर automatically. You can say hidden sense, future hidden sense should be there. So again, there is no requirement to use future time. There is no requirement to use will or shall. So यहां क्या कटेगा बेटा, will कटेगा। अब I के साथ B तो आता नहीं, B किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब I am आएगा। When I am 25, गॉट इट बेटा। तो ये सेंस इसके निकल गई। तो कितने कंजंक्शन, 3, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। एक और स्टेटमेंट, अच्छा हो सकता है बेटा इसको पहले लिख दे, व्हेन आई एम 25 माई फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30। टाइम स्टेटमेंट हो सकता है बेटा पहले लिख दे या बाद में लिख दे, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये आगे लिख दे तो ये मत रट लेना, पहले वाला विल में दूसरे वाला चाटा लगेगा। ये पहले भी लिख सकता है, ये बाद में भी लिख सकता है, तो टाइम स्टेटमेंट में विल काटना, यहां जाके मेन स्टेटमेंट को मत छेड़ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं एक बातचीत करता हूं, चलो हमने ये तो बातचीत कर ली इसकी, ठीक है, कॉपी करो बेटा, फिर अगला एग्जाम्पल लिखवाता हूं। यहां तक करें पहले कॉपी। डन बेटा। नेक्स्ट वन, अब ऐसे एक एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं आई विल कॉल हिम, मैं उसे कॉल करूंगा एज सुन एज आई रीच या आई विल रीच होम। बताइए बेटा क्या आना चाहिए।
डन है बेटा? तो सबका सही है, आई रीच, आई विल रीच। पता है क्या, मैं उसे कॉल करूंगा जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। बेटा ये भी टाइम रेफरेंस है, ऑटोमेटिकली इस चीज को ये शो कर देगी। तो हमारे पास एक वर्ड और आया व्हेन के बाद, एज भी लगा सकते हो आप यहां, या एज सुन एज भी लगा सकते हो, जैसे ही मैं घर पहुंचू। तो बेटा ये बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सुन एज, ठीक है, ये आपकी टाइम रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए सेल सेल सेल। ठीक है बादशाह, चलो बेटा खत्म। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, कॉपी करो फटाक से। देखो जी, ये कॉन्सेप्ट के बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सिंपल दो, टाइम कंजंक्शन के साथ विल शेल की जरूरत नहीं, कंडीशन के साथ विल शेल की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं वो है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा बेटा। जब कोई आपको रूटीन या रिपीटेड एक्शन या हैबिट सेंस आपको देनी, देखो आपको पता है रूटीन, रिपीटेड एक्शन या हैबिट सेंस कौन सा टेंस देता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस बात को याद रखिएगा, कौन सा सेंस देता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दो बातें सर दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकती हैं। अब तक हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक बात देख रहे हैं जो फ्यूचर पर इफेक्ट है, और दूसरी बात उससे अटैच करके देख रहे हैं। क्या दोनों बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर ऐसी कोई चीज दिखती है तो आपको, कि जिसमें आपको सेंस आ रही है यार ये तो रिपीटेड एक्शन, ये तो एक रूटीन की बात हो रही है, ये तो एक हैबिट सेंस की बात हो रही है, इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए फिर। या फिर ध्यान से सुनिएगा, या फिर किसी फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हो, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हो। अगर इसमें आपको विल या शेल दिखता है तो वो एक नॉनसेंस होता है बेटा। क्यों? क्योंकि वहां फ्यूचर टाइम दिखाना नॉनसेंस बन जाएगा। कैसे? अब जरा तड़कता फड़कता गर्मा गर्म एग्जाम्पल है, आराम से कॉपी कीजिएगा, ठंडा हो जाए तो अब कहीं ये ना हो मुंह जल जाए। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपको एक बात यहां पर ये बोल के देता हूं, जैसे मैंने बोला whenever my uncle will come, या whenever my uncle comes, comma he brings sweets for me। जब भी मेरे अंकल आते हैं मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं। तो एक बात से सुनो बेटा, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इधर क्या लिखा है? whenever, जब कभी भी। इसका मतलब क्या होता है भाई? जब कभी भी, whenever का जब कभी भी। सो यू नो द मीनिंग ऑफ whenever, जब कभी भी, नॉट द फिक्स टाइम। सो जब कभी भी वो आएंगे। अरे यार ये तो बादत की बात की रेफरेंस है, जब कभी भी। भाई ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही, जब कभी भी। तो बेटा फ्यूचर की बात है ही नहीं तो क्यों? करेक्ट हो आप सभी। आगे देखो मेरे बच्चे, अगर मैं एक एग्जांपल में ये लिख दूं, इफ वी हीट आइस, ठीक है, देखो बेटा एक तो यहां विल हीट नहीं होगा, इफ वी विल हीट आई नहीं, क्योंकि इफ कंडीशन और कंडीशन के साथ विल नहीं आता। तो इफ वी हीट आइस इट टर्न्स या इट विल टर्न इनटू वाटर। देखो भाई ये तो बात साफ है, अगर हम आइस को हीट करते हैं
अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पानी बनती है, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पानी बनती है। आप थोड़ा सा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पानी बनती है, तो ये सिंगुलर है। वेरी गुड। तो क्या आना चाहिए? इट टर्न्स, क्योंकि ये तो एक फैक्ट बन गया भाई। ऐसा तो है नहीं अब आप आइस को हीट कर रहे हो और वो पानी बनने से मना कर दे, मैं नहीं बनूंगी, है कि नहीं? तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू, करेक्ट। कॉपी कर। ठीक है मेरे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट है। फिर अगले पे बढ़ते हैं। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है आवाज? अच्छा माइक ऑफ था। चलिए अब आ रही है आवाज। सर तो कि आप कर्नाटक से हो, चलो कोशिश करो दोनों लैंग्वेजेस समझने का, दोनों में यूज हो रही हैं चीजें। देखो डियर, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। मैंने लिखा है यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप बोलोगे जयदीप सर सेकंड फॉर्म ऑफ यूज को तो हमें पता है, वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है सर। बिल्कुल बेटा, लेकिन इसका एक फंक्शन और होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसका हमने पहला फंक्शन देखा बेटा, जब आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हो तो इसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हो। लेकिन अगर मैं कहूं, क्या कहूं मेरे दोस्त, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का एक यूज और होता है बेटा, जब कभी भी आपको अजम्पशन लेनी हो। अजम्पशन का मतलब जानते हैं? कुछ एज्यूम करना हो, काश मैं अमीर हूं, काश मेरी नौकरी लग जाए, मैं बोलूं काश मेरा हर एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए। तो बेटा जब आप इमेजिनेशन ले रहे हो, पास्ट में नहीं बेटा, प्रेजेंट में। देखो जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करती है तो बेटा ये पास्ट टाइम दिखाती है। लेकिन मेरे बच्चे यहां आपकी सांसें रुकेंगी, थम जाएंगी। जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब ये एज्यूम करती है तो बेटा ये प्रेजेंट इमेजिनेशन करती है। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू? प्रेजेंट इमेजिनेशन करती है मेरे दोस्त। प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब होता है बेटा, काश ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो होता नहीं बेटा, होता पास्ट इमेजिनेशन है, जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाएगी। अपने बच्चे को कंडीशनल में सिखाऊंगा, यहां नहीं। प्रेजेंट इमेजिनेशन में इसका मीनिंग जो हिंदी रेफरेंस होती है वो होता है काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। होता नहीं, पिट जाओगे। होता का मतलब होता है बेटा पास्ट इमेजिनेशन। काश ऐसा होता, हाँ वो पास्ट हो गया, इसलिए होता नहीं बेटा, काश ऐसा हो। काश ऐसा हो, काश मैं अमीर हूं, काश ऐसा हो जाए, काश वो मेरी मदद कर दे, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, काश मेरे पास बहुत सारी बाइक्स हो, बहुत सारी गाड़ियां हो। ठीक है, काश मैं कैमरे के अंदर से घुस के तुम्हें कूट के भाग जाऊं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है, मैं इमेजिनेशन ले रहा हूं मेरे बच्चे, मैं इमेजिनेशन ले रहा हूं, कोई और बातचीत नहीं है। तो आप प्रेजेंट इमेजिनेशन में भी क्या करते हैं, आप हर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप हर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आपकी मदद कर सकते हैं? जैसे इफ आपकी मदद कर सकता है, एज इफ आपकी मदद कर सकता है,
एज दो आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि तू तो राजा महाराजा हो कहीं का, ठीक है। या आई विश वर्ब आपकी मदद कर सकती है। ये कुछ ऐसे शब्द है बेटा जिनकी हेल्प से आप पहचान लोगे, अरे इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ इमेजिनेशन लेने की आप कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है बेटा, मैं थोड़ी देर बाद यहां लिखवाऊंगा, इस एक ही लाइन का आप गैप रखिएगा बस, ठीक है। ये क्या लिखवाऊंगा, ये एक ही लाइन का गैप रहेगा बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो दोनों में डिफरेंस बताता हूं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं आई हैड मनी, तो बेटा यहां हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना मेरे बच्चे, मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है बेटा, वेरी गुड। आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास, ठीक है, पैसा था। तो ये बात क्या है, पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब वाकई में सच में मेरे पास पैसा था। बेटा ये आदमी तभी ऐसा कह रहा होगा क्योंकि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं बेटा। क्यों, आप कहोगे सर क्या पता ये इमेजिनेशन हो, मैंने बोला बेटा इमेजिनेशन होगी तो सेंस होगी ना कुछ इमेजिनेशन की, कुछ तो ऐसा लिखेगा ना जिससे पता चले कि ये इमेजिनेशन है। तो बेटा आई हैड मनी, ठीक है, और इसका मतलब क्या आ रहा है बेटा, आई हैड मनी का मतलब आ रहा है मेरे पास पैसा था तो था। अच्छा मेरे बच्चे, अगर मैं बोलूं आई विश, काश, आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा हो, काश मेरे पास पैसा हो। आई विश आई हैड मनी, अब भी ये क्या है बेटा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन मेरे बच्चे आप समझ जाओगे जयदीप सर ये तो इमेजिनेशन है, और बेटा जी, बेटा चुटकी नहीं बज रही, हाँ अब बजी। बेटा जी एक बात का ध्यान रखिएगा, आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा होता, ना 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 ना, आई विश आई हैड मनी सेकेंड फॉर्म है। आपने देखा बेटा सर ये तो इमेजिनेशन सेंस कर रहा है, तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा, अगर सेकंड फॉर्म टेंस में आती है तो पास्ट टेंस है, लेकिन मेरे बच्चे अगर इमेजिनेशन में आती है तो ये पास्ट टेंस नहीं है मेरे दोस्त, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। क्या है मेरे बच्चे, ये टेंस नहीं, ओए ओ ले ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। इसलिए इसका मतलब है बेटा, काश मेरे पास पैसा था, नहीं मेरे बच्चे, काश मेरे पास पैसा हो, इसका मतलब इस बंदे के पास पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मत बोलना काश मेरे पास पैसा होता, ये तो पास्ट इमेजिनेशन हो जाएगी बेटा, वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनती है, बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। इसीलिए आप इस चीज को इस तरीके से आप लिखोगे, आई विश आई हैड मनी, समझे बेटा। तो इमेजिनेशन है। अगर पेपर में आ जाए आई विश आई हैव मनी, तो हैव यहां क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा बेटा, क्योंकि जब इमेजिनेशन लेते हैं तो मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर इमेजिनेशन के केस में मेरे बच्चे पेपर में फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो क्या होगी, गलत होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, गलत होगी। इमेजिनेशन में आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, काश मेरे पास पैसा हो, तो उसकी इंग्लिश ये होगी, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं मेरे बच्चे। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये क्लास जो चलती है रिकॉर्डेड में कब कन्वर्ट हो जाती है, मेरे ख्याल से ले लेती है बेटा 4-5 घंटे तो लगते हैं प्रोसेसिंग में, उसके बाद आपके पास ये अवेलेबल हो जाती है। जैसे अभी लाइव चल रही है तो 4-5 घंटे बाद ये जो है कन्वर्ट हो जाती है, आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाती है। अभी 10 करीब बजा है, तो 2-3 बजे तक मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो तो ये चीज हुई, तो इस तरीके से पेपर में यहां पर आपके पास एरर वो देने वाला है। बातचीत हुई बेटा, क्लियर? बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कोई संदेह तो नहीं है तुम्हें? 1.5 घंटे के बाद हो जाती है करीब करीब, चलो 2 घंटे 3 घंटे मान के चलो फिर भी। चलो मेरे बच्चे, तो ये सेकंड फॉर्म का एक और एग्जांपल हो जाए, गर्मा गर्म एग्जांपल है भाई साहब, मुंह मत जलाने ना, ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे ये बोलना हो बेटा, काश वो अपना रूम साफ कर ले, काश वो अपना रूम साफ कर ले, मतलब एक बहुत ही गंदा वाहियात लड़का है जो अपना कमरा कभी साफ नहीं करता, निकम्मा, और उसको मैं बोल रहा हूं काश तू अपना कमरा साफ कर ले, या काश वो अपना कमरा साफ कर ले। तो काश वो अपना कमरा साफ कर ले, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आई विश ही क्लीन्स, या आई विश ही क्लीन्ड हिज रूम। क्या बोलूंगा बेटा, काश वो अपना कमरा साफ कर ले, इसका मतलब वो निकम्मा करता नहीं है, तो आप ये बोलो।
काश तू पढ़ ले, आई विश यू वर्कड हार्ड, आई विश यू वर्कड हार्ड। 1 घंटे से पहले हो जाती है, चलो कोई नहीं भाई, तो 1 से 2 घंटे में आपके पास ही सेव हो जाती है। चलो बता दिया करो तुम, ठीक है। तो मैं ये बोल दूं बेटा, आई विश, ठीक है, यू वर्कड हार्ड, काश तू पढ़ ले। इसका मतलब मेरे बच्चे तुम निहायती निकम्मे, निठल्ले, आलसी, नकारा, ठीक है, किस्म के लौंडे हो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बनता है बेटा, आई विश यू वर्कड हार्ड, काश तू पढ़ ले, ठीक है। मम्मी पापा नहीं बोलते हैं, मम्मी पापा नहीं बोलते, गुस्सा हो गए हैं, वेरी गुड। लेकिन एक बात को याद रखिएगा बेटा, ठीक है, जब हम इस तरीके से इन बातों को सीख रहे हैं, तो मैंने बोला ना एरर ये आ जाएगा पेपर में, वर्क आ जाएगा तो वर्क करोगे, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी। सर आपने इधर कुछ लिखवाया था, क्या है ये पता है क्या है बेटा, ठीक है, डन है। अब एक एग्जाम्पल को सुनिएगा जो अगले पेज पे लिख रहा हूं, फिर मैं वापस इधर आ जाऊंगा, और एग्जाम्पल आपने ये वाले तो साथ साथ कॉपी कर लिए होंगे, अब अगले भी साथ साथ कॉपी करना। देखो बेटा, मैं ये बोलूंगा ही वॉज रिच या ही वर रिच, वो अमीर था, तो आप बोलोगे सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही वॉज रिच, ठीक है, वेरी गुड। और आप बोल दोगे दे वॉज या दे वर रिच, तो आप बोलोगे सर दे वर रिच। ऐसा क्यों? क्योंकि सर सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, आपने सिखाया था, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है, आपने वर कहा था सर। यस सर, ऐसा ही था बेटा। अगर आई बोलेगा तो आई क्या बोलेगा बेटा, आई वॉज रिच या आई वर रिच। आई के साथ मैंने क्या बताया था बेटा, वॉज आता है, क्योंकि ये टेंस है बेटा। ये भी क्या है, टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ये भी क्या है, टेंस है, रियल है बेटा। और ये भी क्या है, टेंस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पास्ट इंफॉर्मेशन है जो कि सत्य है, रियल है। जैसे क्या था बेटा, वो अमीर था, वे अमीर थे, मैं अमीर था। लेकिन अगर इन्हीं बातों को जब मैं ऐसे लिखूंगा, काश, आई विश दे वर रिच, तो अब भी वोज तो आएगा ही नहीं बेटा, दे के साथ तो वर ही आता है, दे वर रिच। हाँ, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा। लेकिन हमें पता है बेटा, ये अब इमेजिनेशन है। ये क्या है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो इसका मतलब बेटा था नहीं आएगा यहां, प्रेजेंट इमेजिनेशन। ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है मेरे बच्चे। काश वे अमीर हो, तो इसका मीनिंग पता है क्या आएगा बेटा, काश वे रिच होते नहीं पिट जाओगे बेटा। होते का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे पास्ट। काश वो अमीर हो, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। अच्छा, काश वो अमीर हो लड़का, आई विश ही वॉज रिच या वर रिच। अब देखो बेटा, ये फर्क है यहां पर जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। अब बात यह है बेटा, ये टेंस नहीं है। उन्होंने यहां पर एक खेल बदल कर दिया। उन्होंने कहा देखो भाई साहब, अगर आपको इमेजिनेशन दिखानी है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो। तो बेटा सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही होती है, जैसे गो की वेंट, कम की केम, ईट की एट, होती है कि नहीं, टीच की टॉट, होती है कि नहीं बेटा, वेरी गुड, स्लीप की स्लेप्ट। तो हर एक वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही होती है। लेकिन लो चाय उल्फत हो गया, क्या देखो, पास्ट टेंस की जब बात करें तो आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन बेटा आप अगर बी की फॉर्म की यूज बात करें तो वॉज या वर यूज करते हैं। प्लूरल के लिए वर और सिंगुलर के लिए वॉज। लेकिन ऐसा होता है मेरे बच्चे टेंस में। उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ठीक है, देखो भाई साहब, हमारे पास यहां पर जो कहानी है वो है मेरे बच्चे वॉज या वर। उन्होंने यहां पासा पलट दिया, कहते हैं यहां तो कोई समस्या नहीं है, सारी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म एक ही होती है सिवाय एक वर्ब के, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म की सेकंड फॉर्म दो होती है। उन्होंने कहा अगर इमेजिनेशन दिखाती है तो कोई सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वो टेंस में है सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट। यहां वॉज उन्होंने खत्म ही कर दी। मतलब बेटा इमेजिनेशन के केस में वर ही आएगी, चाहे सिंगुलर
चाहे प्लूरल, कैसा भी सब्जेक्ट हो, समझ रही हो बिमला? ठीक है भाई, ये चीज आपको यहां पर समझनी है। तो यहां सेकंड सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान से समझनी है। बताओ भाई। कर लो बेटा यहां तक कॉपी, फिर करते हैं आगे की बात। ए पर फिर मैं उस एग्जाम्पल पे आपको वापसी ले चलता हूं। ठीक है, हो गया कॉपी। अब देखो, इसका मतलब यहां तो अब टेंस में तो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे बेटा, यहां पर सब खत्म पेपर में। अब बेटा ये वॉज गलत होगा, अब वर आएगा। अगर मैं ये बोलूं काश, आई विश, हा ठीक है, आई विश आई वॉज अ किंग या आई वर अ किंग। बेटा बचपन याद करो, आप क्या बोलते थे? आई वॉज अ किंग या आई वर अ किंग? तो आप बोलते थे आई वर अ किंग। वेरी गुड, ये चीज अपने दिमाग में आप बैठाओ। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा जिसपे एक एरर बनता है। तो भी आजकल इसमें और भी डीपली है, ठीक है। वीओडी में देखोगे तो मैंने इसी चीज को और डीपली पढ़ा है, लेकिन अब जरूरत नहीं है बेटा, पेपर उस लेवल पे जा नहीं रहा, और ना है उतना हमें फिर टाइम पास करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर का वो लेवल टच हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला ही इज क्राइंग एज इफ ही इज अ चाइल्ड, ही वॉज अ चाइल्ड या ही वर अ चाइल्ड। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बेटा एग्जाम का। मुझे बताइए शेर जवान यहां पर क्या आएगा? मुझे बताइए यहां पर क्या आएगा? मुझे बताइए यहां पर क्या आएगा? बताओ। वेरी गुड, यहां पर आ जाएगा बेटा। देखो, वो रो रहा है जैसे कि वो बच्चा हो। अगर बेटा बच्चा हो तो रियल में बच्चा है, अरे रियल में बच्चा है तो बच्चे की तरह रोएगा। ये बात किसको बोलोगे बेटा? जो बच्चा नहीं है बट बच्चे की तरह रो रहा है, उसी को तो बोलोगे। अब पड़ोसी के बच्चे को तुम ये तो नहीं कह सकते तुम्हारा बच्चा बच्चे की तरह रो रहा है। अरे बच्चा बच्चे की तरह ही तो रोएगा, मारेगा पड़ोसी। अबे बेवकूफ, बच्चा तो बच्चे की तरह रोएगा। तो इसका मतलब वाकई में वो बच्चा तो नहीं हो सकता बेटा, तो इमेजिनेशन ले रहे हो। तुम कहोगे अबे ये तो ऐसे रो रहा है जैसे कि बच्चा हो, मतलब कोई बड़ा है जो बच्चे की तरह रो रहा है, तो बच्चा तो नहीं हो सकता बेटा। इमेजिनेशन में ही के साथ वो जाता ही नहीं, वर आएगा। तो ये क्या होगी मेरे बच्चे? प्रेजेंट इमेजिनेशन। इसलिए कई गधेड़ू ऐसे हैं जिनके खोपड़ी में अब भी ये बात नहीं गई है। कई गधेड़ू ऐसे ये ध्यान रख लेना, कई गधेड़ू अपने पास यहां पर ऐसे। डन है? चलो भाई, अब आगे की बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बाकी बच्चे, ठीक है भाई। चलो, तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे थे वो यहां से इसी के थे, इसलिए मैंने इसको बोला बेटा ये इंटेंशन ऑफ, ठीक है, अ स्पीकर है, जिसकी आपको टेक्निकली चीजों को समझना है। सचिन भाई कह रहे हैं मेरा, सचिन भाई कह रहे हैं मेरा भी नाम ले लीजिए सर। भाई दो नाम भारत में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं ऑलरेडी, एक तो सचिन और एक महेश, ठीक है। तो वहां सचिन और सीमा और महेश ये बहुत पॉपुलर हो चुके हैं नाम।
तो सचिन भाई तेरा मैं नहीं पूरा भारत ही नाम ले रहा है, और महेश भी कुछ नहीं कह सकता इस बात में। महेश भी सचिन का मजाक नहीं उड़ा सकता है ना, सचिन महेश का दिमाग उड़ा सकता है। तो दो लोंडे बिल्कुल भी नाम लेने को मत बोला करो। जो जो क्लास में सचिन है और जो जो महेश है, चुपचाप से दुबक के घर बैठे रहो। तुम बिल्कुल नहीं कह सकते नाम लेने को, मैं बता रहा हूँ। क्या है सचिन, लप्पू सा तो है है, छोटे छोटे एरर नहीं बनते सचिन से। पता नहीं क्या सोच के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला डायलॉग चिपकाएंगे। और बाकी महेश भाई को तो नाम ही क्या लेना, कह आइए भाई उस वो रील भी तगड़ी है भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सचिन भाई है कह रहे मेरा नाम ले लो सर। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना, दो नाम सचिन और महेश छा चुके हैं। सचिन का रीजन तुम्हें पता है, और इधर महेश भी कुछ नहीं कह सकता सचिन को, क्योंकि महेश का तो और तगड़ा नाम और तगड़े लेवल पे नाम छा रखा है। ठीक है, तो ये दो लोगों कभी भी नाम लेने को मत कहो। ठीक है, तो क्या है सचिन में, लप्पू सा है सचिन है। ऐसा हद है, लोगों से ना दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि नहीं, लग नहीं रहा? तो लोगों से दूसरों की खुशी बर्बाद नहीं हो रही। अपना सचिन मस्त मजे ले रहा है, कहता क्या है सचिन, लप्पू सा तो है सचिन है, कैसा भी हो सचिन। चलो भाई आगे देखते हैं, मस्त है कहानी। तो सचिन और महेश कोई भी नाम लेने को नहीं कहेगा। चलो अब जो जो सचिनो बोलेंगे ठीक है सर, आज से हमें बोलना ही नहीं। देखो भाई, तो यहां जो थी ना बेटा, तो इसी का नाम इसलिए इंटेंशन ऑफ स्पीकर था। हल गया क्या, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। हाँ भाई, टेक्निकली यार पाकिस्तान का दामाद है सचिन। चलो मैम, यहां तो कोई डाउट हो तो बताए बेटा। चल, तो बेटा अब इसके बाद अगर हम ऐसे ही आपको बोलो, मैंने बोला तू तो ऐसे रो रहा जैसे कि तू बच्चा है, तो तुम बच्चे थोड़ी ना हो बेटा। मैं तो आपको ऐसे बोल दूं, सपोज यू आर क्राइंग, ये भी एग्जाम्पल कॉपी कर लेना। सपोज मैं बोलूं बेटा यू आर क्राइंग एज इफ यू आर या यू वर अ चाइल्ड। तू तो ऐसे रो रहा है जैसे कि तू बच्चा हो, तो यू वर बोलूंगा ना, आर थोड़ा ना बोलूंगा। अगर तुम हकीकत में बच्चे होंगे बेटा, तो मैं आपको ऐसी बात क्यों बोलूंगा। ठीक है, चल, ये आसान सा काम था भाई, यहां तक कॉपी करिए। अब इसकी प्रैक्टिस पे उतर आते बेटा टेंस की, और चीजों को आगे समझते हैं। ऑल सेट बेटा, चल। तो हमारे दो टॉपिक खत्म हुए बच्चे, और अब इनमें हम तहलका मचा दें। अब भाई प्रैक्टिस में आग वही लगाएगा बेटा जिसने रिवीजन किया होगा, बाकी अपना यूं ही बैठे बिठाए, ए छल ये कैसे हो गया, छल ये कैसे हो गया, छल ऐसे करते रहे। ठीक है, अरे एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं बेटा इसमें, एक ना उससे भी रिलेट करेगा। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, फिर बताता हूं, ठीक है।
चलो एक और याद आ गया मुझे, वो कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं, उस पर बेस्ड भी एरर है बेटा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है क्या है ये? इट इज टाइम। ये शब्द भी होता है बेटा एज्यूम करने के लिए। इट इज हाई टाइम। ये चीज भी बोली जाती है अंग्रेजी लैंग्वेज में जब आप इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम वगैरह ऐसे। तो ये चीज बोली जाती है बेटा जब आप इमेजिनेशन लेते हो, जब नहीं बोलते यही समय है जब तुम ऐसा कर दो, बोलते ना अरे अब तो समय है अब तो पढ़ ले, ऐसे डायलॉग नहीं बोलते अरे यार अब तो समय, अब तो पढ़ ले कम से कम। इसका मतलब बेटा जब आप किसी चीज को करने में बहुत ही ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अब तो वो आपको काम कर ले, अब तो पढ़ ले, अरे अब तो चला जा, ये है, ये इमेजिनेशन होती है। गया नहीं है वो बंदा, बोल रहे हैं अरे अब तो चला जा। इसलिए बेटा जब इनके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट दिखता है, अलग एक सेंटेंस दिखता है, तो उसके बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं बेटा, क्योंकि इमेजिनेशन है। यहां पर ये मत करना शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऐसा कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कुछ भी नहीं बेटा, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या कोई भी टेंस, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। आप यहां प्रेजेंट इमेजिनेशन लगाएंगे, इसका मतलब होता है भाई मेरे अब तो ये काम कर ले। तो ये सेंस कैसा देता है बेटा? इट इज ऑलरेडी टू लेट, इट इज ऑलरेडी टू लेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले ही बहुत देर हो चुकी है, किसी काम को करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इट इज ऑलरेडी टू लेट, अब तो ये काम कर ले। तो अगर मुझे ये बोलना हो बेटा आपको, इट इज टाइम, इट इज टाइम यू वेंट देयर, इट इज टाइम यू शुड गो देयर, इट इज टाइम, ठीक है, यू गो देयर। पेपर में ये तीनों आ गए तो आपको पता है सर ने पढ़ाया था। इट इज टाइम दैट भी दे सकता है बेटा, दैट यू वेंट देयर, इट इज टाइम यू वेंट देयर, ना तो शुड गो ना गो। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब तो ये समय है, अब तो वहां चला जा। इतना इंटरेस्टिंग मीनिंग है। अब तो पढ़ ले, तो इट इज टाइम यू स्टडीड, इट इज टाइम वी स्पोक, अब वो समय है हम आवाज उठाएं। इट इज टाइम वी स्पोक, अब तो समय आ गया है हम आवाज उठाएं। मतलब हमें किसी मुद्दे के खिलाफ पहले ही आवाज उठानी थी, हम ऑलरेडी लेट हैं बेटा। तो इट इज टाइम वी स्पोक, ये ठीक है, ठीक है। वी शुड स्पीक गलत है, वी स्पीक ऐसे देगा पेपर में, वी स्पीक गलत है। अब समय है हमें आवाज उठाएं, तो इट इज टाइम वी स्पोक, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, इस पर बेस्ड भी इंटरेस्टिंग चीजें आपके पास आएंगी। चलो बेटा कॉपी करो, फिर मैं टेंस का असाइनमेंट ओपन करता हूं। आपके पास नोट्स सेक्शन में आपको ये पीडीएफ दिख जाएगी जो पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या करना है अभी बताता हूं, फिर इसको वही रहा, और मेरे साथ साथ उसको समझते चलिए।
आ जाओ बेटा, हो गया कॉपी? चलो 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 चलो, आ गया, मैं वापसी आ गया। आक्रमण करते हैं मेरे बच्चे अब टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर के डिटेक्टिंग एरर्स की बात करते हैं पाजी, ठीक है। और ये है मेरे बच्चे वो कहानी जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम जोरों शोरों से चालू। और दूसरी बात एक और बताता हूं, अभी मेंस का बैच आया। मेंस का बैच का मतलब क्या होता है बेटा? मेंस के बैच का मतलब होता है और प्रैक्टिस। ये भी आपका प्री अप टू मेंस ही बैच है, इसमें मेंस तक का सिलेबस होता है। कंप्लीट प्रैक्टिस मस्तानी लाइक। और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मेंस का बैच मेंस से पहले निकालना होता है। जिनके पास पैसा होता है वो ले लेते हैं, जिनके पास नहीं होता वो अपना घर बैठ के प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं, अपनी मेहनत बढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप लो या ना लो। आपने एक बार ये प्री अप टू बैच मेरा मेंस ले लिया, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आप मेहनत कर लो। कई बच्चे होते हैं सर हमारे पास तो, ठीक है, हमारे पास तो पैसे हैं तो और प्रैक्टिस करनी, आप ले सकते हैं। दूसरी बात, आज मेरे बच्चे 2 बजे से 3 बजे तक, ठीक है, मतलब 2 बजे आज टेंस की ही प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और वो डेमो चला दूंगा मैं यूट्यूब पर। उससे फायदा क्या होगा? आज 2 बजे भी टेंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्या फर्क, टेंस कंडीशनल की आज भी प्रैक्टिस होगी तो 2 बजे यूट्यूब पर भी क्लास ले सकते हो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। देखो मेरे बच्चे, यूज ऑफ टेंस और टाइम एंड टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर, भाई यही तो टॉपिक हुए हैं हमारे। ये तीनों टॉपिक पे ये बेस्ड असाइनमेंट है, डिटेक्टिंग एरर्स। तो आप बोलोगे सर जो ये क्वेश्चन आप कराओगे तो क्या हमें ये कॉपी करने हैं? नहीं मेरे बच्चे, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपके नोट्स सेक्शन में आपको टेंस के डिटेक्टिंग एरर्स की हेडिंग में दिख जाएगी। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब पीडीएफ डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से वही मेरी बात, अगर पैसा है तो निकलवा लो भाई प्रिंट आउट, अगर पैसा नहीं है तो प्रिंट आउट मत निकलवाओ भाई। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। अगर पैसा आपके पास लिमिटेड है तो अपने माँ बाप की बेटा हाथ जोड़ के रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वो जितना कर रहे हैं उतना बहुत ज्यादा है मेरे बच्चे, और उनका पैसा बर्बाद ना करें। तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप पीडीएफ से ही अपना काम चलाएं मेरे भी, आप अपनी पीडीएफ से ही अपना काम चलाएं, ठीक है बेटा। अब इसी बात को आप यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो अब जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनके आंसर्स आपको कॉपी नहीं करने हैं। तो आपने क्या करना है सर, मेरे साथ साथ समझते चलना है क्वेश्चंस को, और इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से पीडीएफ से आपको, ठीक है, समझ के करना है। जहां अटको दोबारा से क्लास को देख लेना, तो कॉपी आंसर्स को नहीं करना है। एक बच्चा पूछता है शुड कुड कब यूज होता है? बेटा मॉडल्स में पढ़ेंगे, ठीक है विनीत, मॉडल्स में आएगा मेरे बच्चे। अगला टॉपिक हमारा मॉडल्स ही होगा मेरे बच्चे, उसमें जानेंगे। देखो, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट, सबसे बढ़िया चीज आपके पापा के बारे में यह है, ही इज ऑलवेज टेकिंग, ऑलवेज आया है बेटा, वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में लाइफ को लेते हैं। ले रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पापा के नेचर के बारे में आप कुछ कह रहे हो, तो इज ऑलवेज टेकिंग की बजाय ऑलवेज टेक्स होना चाहिए। आपने इसे कर लिया, और ये मैंने शायद पहले भी समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बच्चे, यू आर कमिंग सो लेट, आप बहुत ज्यादा लेट आ रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी है, ध्यान से सुनो बेटा, कभी कभी, भाई यू आर कमिंग सो लेट, तुम लेट आ रहे हो मतलब अभी आ रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी। अरे यार कभी कभी तो सर आपने बताया था, ये तो किसी की बारे में बिहेवियर बता रहे हो, कभी कभी तुम लेट आते हो भाई, तो यही कभी कभी तुम बहुत शरारत करते हो, कभी कभी तुम बहुत शोर मचाते हो, तो आपको ये तो गलत हुआ। ये गलत हुआ तो बेटा यू आर कमिंग नहीं, तो क्या होना चाहिए, यू कम सो लेट समटाइम, आप कभी कभी बहुत लेट आते हो। दैट, और इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना इतने सारे बच्चों को। तो कभी कभी आप लेट आते हो और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को मैनेज करना। नेक्स्ट बेटा, तो ए पार्ट में इसमें गलती मिल गई। नेक्स्ट मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक। भाई यहां तक ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, मैं हफ्ते में केवल 2 दिन ऑफिस जाता हूं, बिल्कुल सही। दीज डेज, इन दिनों, इन दिनों, इसका मतलब सर ये तो चेंज है, इसका मतलब इन दिनों मैं 2 दिन ऑफिस जाता हूं, नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आई हैव गॉट, मुझे काम मिल चुका है ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन का डिफरेंट साइट्स पे। तो इसका मतलब बेटा चेंज है, तो मैंने आपको कहा था आई गो नहीं बेटा, आई एम गोइंग। कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनते चलना है और इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना है, फिर होमवर्क जो दूंगा वो करोगे। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की जानकारी लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मम्मी जाती है एवरी डे, हर दिन,
बेटा एवरीडे जो होता है मेरे बच्चे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आना चाहिए, बिल्कुल सही था यहां तक सेंटेंस। लेकिन बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला है। अरे जयदीप सर आपने क्वेश्चन कराया था, ये तो चेंज है, टेम्परेरी चेंज है, क्योंकि टेम्परेरी चेंज है, डॉक्टर ने मम्मी को बोला है ठीक होने के लिए, तो जा रही है मम्मी, ठीक है, इतनी अच्छी मम्मी नहीं है डेली जाएं, ठीक है, आलसी मम्मी है, तो हमने यहां पर किया सर इज गोइंग यहां पर होना चाहिए। एक्स क्वेश्चन मैंने ये कराया था बेटा आपको, शी स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है, वो दोबारा छींक रही है, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है शी हैज अ कोल्ड, शी हैज अ कोल्ड, इसलिए मुझे लगता है उसको जुकाम है, उसको जुकाम है, मतलब उसको जुकाम हो गया है, परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सर अगर मैं इसे प्रवर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानूं, सिंगुलर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वर्ब, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर। लेकिन आपने हमें सिखाया था जब सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है ये आए, तो इसके बाद तो प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। वो बार बार छींक रही है, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है, कोल्ड हो गया है। अगर उसको कोल्ड हो गया है तो मुझे परफेक्ट सेंस देनी होगी। अगर मुझे परफेक्ट सेंस देनी होगी जयदीप सर, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में सी के साथ सर हैज हेल्पिंग वर्ब आती है, सर हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड होगी। तो आपने हमें सिखाया था शी हैज हैड अ कोल्ड हो जाएगा, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 5 के बाद 6 की बात करते हैं बेटा। कहता है आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी, बेटा डिड हेल्पिंग वर्ब और ये गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे डिड नॉट गिव मी, दे कौन, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस मुझे नहीं दे रहे थे, या क्वेश्चन ने मुझे नहीं दी थी इनफ इंफॉर्मेशन, पर्याप्त इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट, इस चीज पर, येट, अब तक। बेटा येट का मतलब क्या हुआ, अब तक। और मैंने क्या कहा था, येट जो शब्द ऐसे यूज हो रहा है वो एडवर्ब है। वेरी गुड मेरे बच्चे, और इसका मीनिंग यहां अब तक निकल रहा है, अब तक। सर आपने हमें सिखाया था ये अब तक वर्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है जयदीप सर। वेरी गुड बेटा, येट, सिंस, सो फार भी हो सकता था बेटा यहां, ठीक है, सो फार भी होता था, टिल नाउ भी हो सकता था, अप टिल नाउ भी हो सकता था मेरे बच्चे। बहुत प्यारी प्यारी चीजें यहां पर हैं। तो अब ये गलत हो गया, सो डिड नॉट गिव मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा। बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट में मुझे बनाना होगा फिर तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा डिड नहीं, क्या आता है हेल्पिंग वर्ब दे के साथ, हैव, और गिव का क्या होगा, गिवन। तो क्या बनेगा, दे हैव नॉट गिवन me enough information or data on it yet. cool, ठीक है बेटा, तो ये चीज इसके पास बनेगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं मेरे बच्चे। यू ऑलवेज कम लेट, आप हमेशा लेट आते हैं, एंड नाउ, और अब। अरे सर ये तो गुस्सा कर रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, सर ये तो गुस्सा है। हाँ, और गुस्से वाली बात आपने कही थी सर, हम ऐसे लिखेंगे यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा लेट आ रहा है और बर्दाश्त नहीं करने वाला आपने, तो एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, ये तो एंगर है सर। और आपने कहा था एंगर किस चीज पर दिखाया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर दिखाया जाएगा। याद आई बेटा, एंगर किस चीज पर दिखाया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर दिखा। यू आर ऑलवेज कमिंग, तू हमेशा लेट आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। याद आया बेटा, मैंने कहा था अनोइंग स्टेटमेंट, जब मैं मार्केट जा रहा हूं भिखारी से मिल रहा हूं यार, मैं अपनी फाइलें भूल रहा हूं यार, तो हमेशा लेट आ रहा है, बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो ये जो अनोइंग स्टेटमेंट होती हैं, एंगर होती हैं बेटा, ये मैंने क्या कहा था, किसमें दिखाते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखाते हैं। तो यू आर ऑलवेज कमिंग लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनीमोर, और अब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, तो आप इन चीजों से बेफिक्र रह पाएंगे। ठीक है, तो ये लिखे यू आर ऑलवेज कमिंग, ठीक है, लेट, डन है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे हमारे पास एक बच्चा है मेरे बच्चे, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 सर रिपीट कर दो। कौन से बच्चे हैं ये, रिवीजन की कमी। अगर हजारों बैच में बच्चा है, सबको समझ आया एक ही बार में, अगर 1% बच्चा यही नहीं समझ पा रहा है येट के साथ क्यों हो गया ये, तो इसका मतलब मेरे बच्चे अपने गिरबान में झांको, मां कसम तुम्हें यकीन होगा कि साला तुमने रिवीजन में कमी छोड़ दी। बेटा एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता सर थोड़ा सा लेट हो गया गोली चलाने में, खत्म साला खेल। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस दिल से नहीं की, लगातार नहीं की, खत्म, सब खत्म।
वो साला इंतजार में बैठे हैं जयदीप सर टेंस पढ़ाएंगे, टेंस के बाद प्रैक्टिस कराएंगे और मुझे प्रैक्टिस समझ आ जाएगी। हम क्या है, गधे बैठे हुए साला दिन भर मेहनत करते हैं। दूसरे बच्चे तो यही बोलेंगे, बेटा इस बात को याद रखिएगा, जब सिलेक्शन नहीं होगा ना यही बोलोगे तुम। ये और इन पे उन पे ताने मार रहा हूं मैं, जो साला इनको समझ नहीं पा रहे हैं, ये उनके लिए है। जो कहते हैं ना, ये उन्हीं के लिए है मेरे बच्चे जो छोट। अरे सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो दिमाग से ही भूल गया। बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा हवाबाजी में मत रहो। जो बाकी बच्चे मेहनत करने लग रहे हैं, रिवीजन बार बार करने लग रहे हैं, वो करो। बहुत दुख आता है बेटा, बहुत मेहनत से पढ़ा है मैंने आपको टेंस और इंटेंशन, बहुत मेहनत से। और ये भी चैलेंज करके कह रहा हूं मैं आपको, मार्केट में कोई टीचर इतनी एक्सप्लेनेशन से, इतने अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ा के नहीं देगा, जो हर एक टॉपिक इतनी जी जान लगा के मैं आपको पढ़ा के दूं। ठीक है ना? तो प्लीज शर्म करो और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, प्रैक्टिस को बढ़ाओ, रिवीजन को बढ़ाओ। ये दो चीजों से सिलेक्शन होना बेटा। ठीक है, चलो बेटा अब अगला देखो। अनलेस कौन सा कंजंक्शन होता है भाई? नेगेटिव। अनलेस दे कम अप, जब तक वे आते नहीं। एंड डू नॉट टेक अप। जयदीप सर अनलेस तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो उसके साथ डू नॉट नहीं चलेगा। याद आया? अनलेस तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा बेटा? जब तक वे आते नहीं। और टेक अप रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं कि उनके पेट्स को हम संभाल लेंगे। आई कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग, मैं जाने का नहीं सोच सकता। ठीक है, वेरी गुड। आओ बेटा, एक बच्चा कह रहा है सॉरी सर रिवीजन नहीं किया, गलती मेरी। बेटा गलती निकालने का समय नहीं है। देखो मेरा काम तो बनता है आपको डांटना। मैं चिकनी चुपटी बातें करूंगा तो आप तो फेल हो गई। मेरी डांट से आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा और आप पढ़ो। बुरा आएगा, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, साला मेरे को कैसे बोल दिया सर ने, मैं पढ़ूंगा। तो वो पढ़ना, उसको पॉजिटिव वे में लेना। मेरी डांट को कभी भी नहीं। कई बार बच्चा पता है क्या सोचता है? टीचर घमंडी हो गया है, साला डांटता रहता है टीचर। मेरे मेरे बच्चे, मेरे डांटने से खुद से सोच, तेरा ही तो भला है, मेरा तो है नहीं। मैं पागलों की तरह डांट रहा हूं तो मेरी तो एनर्जी खत्म हो रही है। तो मेरे बच्चे प्लीज अपने से पराया मुझे मान के मत बैठना। अगर मैं डांट रहा हूं तो 2 सेकंड का ब्रेक लेकर यह सोच लेना, मेरे डांटने से आपका ही भला है भाई, मेरा कोई फायदा नहीं। बस मेरा इतना फायदा है, जब आप सेलेक्ट होगे और जब मिठाई लेके आओगे ना, तो छाती चौड़ी करे मैं ही घूमूंगा, मेरा स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। और आपके मां बाप का भी यही फायदा है, हमारा बच्चा सिलेक्ट हो। आपकी सैलरी आपके मां बाप को नहीं चाहिए। वो मेहनती इंसान हो, कमा रहे और आगे भी कमा ले। उनको चाहिए इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा समाज में। जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे, उनको वो जो रिस्पेक्ट मिलेगी ना, उन्हें तुम्हारी जॉब से कमाई हुई रिस्पेक्ट चाहिए। इस बात को याद रख, ठीक है ना? चलो, आई एम सॉरी टू से, मैं माफी चाहूंगा। मैंने बोला था बेटा सॉरी कब बोलते हैं? ठीक है, सॉरी कब बोलते हैं? जब परफेक्ट सेंस हो। गलती करने के बाद ही तो सॉरी बोलिए, तो नहीं बोलेंगे आई एम सॉरी मैं तेरे को थप्पड़ मार रहा हूं। नॉनसेंस है। सॉरी मुझसे वो गलती हुई, सॉरी मैंने ऐसा कर दिया। तो बेटा आई एम सॉरी जो है ना, वो परफेक्ट सेंस लेके आता है। जैसे ऊपर सो आई थिंक था ना, वो परफेक्ट सेंस लेके आता है। तो मुझे माफ कीजिएगा, हाँ, आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता अनलेस आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट, जब तक सारे डॉक्यूमेंट ना पढ़ लू। ना पढ़ लो। आपको नहीं लग रहा बेटा यहां परफेक्ट कंडीशन आनी चाहिए? यहां तो नो एरर लग रहा होगा, ज्यादातर बच्चों को लगना भी चाहिए, लेकिन यहां एक गलती है बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम सॉरी। आई एम सॉरी आई कैन नॉट से एनीथिंग अनलेस आई हैव गॉन थ्रू, जब तक मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ लूं, मतलब परफेक्ट सेंस। तो इसीलिए आपको नो एरर लग रहा होगा बेटा, लगना भी चाहिए, लेकिन एक गलती यहां से आज के बाद याद रखोगे कि जो सॉरी आप बोल गए ना, इसने सारा गेम पलट दिया कि आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक ना पढ़ लूं। तो वो परफेक्ट सेंस वहां पर ले आया। थैंक यू सर, वो परफेक्ट सेंस वहां पर ले आया। ये कहानी बेटा, इसकी वजह से ये गलत हुआ। ठीक है, अगर मेरे बच्चे में सब उड़ा दूं और इस सेंटेंस को यहां से चालू करूं, बेटा ये नो एरर है। अगर पेपर में सपोज करो मेरे बच्चे ये सेंटेंस इतना मैं साफ कर दूं और बोलूं अब बताओ, अब ये नो एरर है। आई कैन नॉट से एनीथिंग अनलेस आई गो थ्रू, मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं गो थ्रू ना कर लूं। अब सही है, अब सही है, क्योंकि आगे उसने माफी नहीं मांगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का आई एम सॉरी से क्या हो गया सर?
बेटा कहानी को समझो, इसका मतलब तुमने कुछ कहा होगा, अरे बता ना, उसने कहा सॉरी यार मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले पढ़ तो लो भाई, ये चीज है। तो इसने कहानी पढ़ ली है बेटा, अदरवाइज तो ये सही था। ठीक है, तो जिनको नो एरर लगा बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत शानदार बच्चे हैं, सही लगा बेटा आपको, आपने मीनिंग सोचा, लेकिन आपको एक नई बात मैंने आज बता दी, अब उसको अपने दिमाग में फिट कर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी, हर कोई लेटेस्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है यार। हाँ, जो चोपड़ा ने प्रोड्यूस की है, एज क्योंकि इट इज ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मजा नहीं आ रहा है, बता ना पाजी। मजा नहीं आ रहा, क्या गलती लग रही है? अरे पाजी ये गलती लग रही है सर, आपने कहा था मूवी इज ब्रिंगिंग या ब्रिंग्स आउट, क्या होना चाहिए? ब्रिंग्स आउट होना चाहिए, तो ये गया, बस बहुत बढ़िया, सबका सही। चलो अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, बहुत सारी किताबें हैं हिस्ट्री की जो फोकस कर चुकी हैं या जो फोकस करती हैं, तो विच फोकसेस या हैज फोकस्ड, तीनों में से क्या आना चाहिए? सोचो बेटा, किताबें फोकस कर चुकी हैं, फोकस करती हैं, ये तो वही कहानी तो है। मैंने आपको कहा था किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बेटा किताबें तो बहुत ज्यादा है, प्लूरल, तो किताबें फोकस करती हैं तो क्या है? प्लूरल, और प्लूरल में क्या आएगा? फोकस, फोकसेस नहीं, हैज फोकस्ड नहीं, तो कई बच्चों को फोकसेस लग रहा है यहां, अब ठीक हो गया? बताओ समझे फोकस क्यों आया? क्योंकि सर ये तो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, और यस नहीं लेती तो प्लूरल है। वेरी गुड, आगे देखो, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स की बात है टुडे, आर सेइंग दैट, है आर सेइंग, गलत, आर सेइंग नहीं सर, कह रहे हैं नहीं सर, कहते हैं। तो अब फिर से मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा, से या सेज, न्यूज़पेपर की बात है ना बेटा, अब फिर से बताओ, से या सेज? बताओ, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, सिंगुलर सेंस या प्लूरल सेंस? प्लूरल बेटा, मोस्ट क्या होता है? प्लूरल होता है, अगर प्लूरल होता है तो सेज नहीं, क्या आएगा? से। यहां देखा करो, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बहुत से अखबार, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, अखबारों में से ज्यादातर अखबार, तो ज्यादा हो गए ना बेटा, से। क्या पता ये एरर में दे देना, इसी को तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर बोल देते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर नहीं, टेक्निकली पूरी ग्रामर का ही है। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अच्छा इसमें बताना, एक किताब जो पब्लिश की थी 1980, बेटा 1980 किसका टाइम है? पास्ट, पास्ट के साथ क्या आया? पास्ट, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो किताब का एडजेक्टिव है, एक किताब जो पब्लिश की गई थी 1980 में, हाँ कहती थी, हाँ बेटा किताब कहती थी, कहती थी, कहती थी नहीं, कहती है, बतलाती है, मूवी बतलाती थी, बतलाती है, तो बेटा सेड नहीं। अब बताओ से या सेज, क्योंकि मैंने कहा था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा बेटा, मूवीज हैं, बुक्स हैं, एक सेंटेंस में पेपर में एक ही एरर होगा बेटा रोहित, दो हुए तो पहली वाली गलती को गलती मानते हैं, पहले दो पहले आते थे, अब एक ही आता है, तो क्या होगा बेटा? अब एक किताब है, वाह मेरे शेरों, अब आया ना मजा पढ़ने में, सेज हो जाएगा, करेक्ट। चलो 14 बताओ बेटा, 14 बताओ, 14 को कोशिश करो बेटा खुद करने की, आप बोलोगे नाउ अ डेज, जयदीप सर चेंज है, आजकल मैंने प्यार का जच्चे हर जबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, क्या करोगे? नाउ अ डेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक, नहीं सर, आर नॉट मेकिंग, क्यों? क्योंकि आजकल नहीं बना रहे वैसी मूवी जैसी वो पहले बनाते थे, आजकल नहीं बना रहे। अच्छा एक और बेट, दे मेड अर्लियर, बेटा अर्लियर कैसा वर्ड होता है? पास्ट, और पास्ट के साथ क्या है? सेकंड फॉर्म, वेरी गुड, तो ये तो सही है, गलती यहां है,
अर्लियर, पहले, पास्ट हो गया ना बेटा। 15 बताओ भाई। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेन एवर यू फील दैट योर हेल्थ इज, देखो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो, वेन एवर यू फील, वेन एवर यू आर फीलिंग नहीं बेटा, न न न न न न न न, क्योंकि वेन एवर है जब कभी भी, तो मैंने कहा था ना जब कभी भी के साथ कॉन्टिन्यूस नहीं आता बेटा, गलत होता है। तो ये वेन एवर यू फील करेक्ट है, याद है बेटा। जब कभी भी आपको महसूस हो आपकी हेल्थ ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वेरी गुड। तुम धड़कन में, ग्रेजुअली क्या है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता मतलब चेंज। जब आपको लगे आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है, खराब होती है नहीं बेटा, तो योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डेटोरिएट्स, नहीं बेटा आईएनजी लगाने का, डिटेरियोरेटिंग। तो डिटेरियोरेटिंग का मतलब क्या हो गया, डिटेरियोरेटिंग का मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है। चेंज हमेशा कॉन्टिन्यूस में आएगा बेटा, इंडेफिनिट में नहीं। चेंज हमेशा कॉन्टिन्यूस में आएगा मेरे बच्चे, इंडेफिनिट में नहीं। सुन रहा है ना तू। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ही इज वेरी ग्लैड टू नो, उसको ये जानकर बहुत खुशी हुई, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक, कस्टमर्स का जो आंकड़ा है, आंकड़ा, द नंबर, नंबर क्या होता है बेटा, सिंगुलर, जो कस्टमर्स का आंकड़ा है, ठीक है, जो कस्टमर्स का आंकड़ा है, बढ़ता है हर दिन, नहीं बढ़ रहा है, तो इज इंक्रीजिंग एवरी डे, हर दिन बढ़ रहा है, चेंज है बेटा। तो कई बच्चों ने यहां आर इंक्रीजिंग सोचा होगा, बेटा आर नहीं, इज क्यों लगाया जयदीप सर, क्योंकि जो द नंबर है बेटा ये सिंगुलर है, सिंगुलर है मेरे दोस्त, द नंबर, आंकड़ा। आ नंबर होते हैं बेटा नंबर्स, तो वो प्लूरल होता है, द नंबर सिंगुलर होता है, इसलिए द नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। नेक्स्ट मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17, दे आर सेइंग, वे कह रहे हैं कि दीज आर द एजेंडा, ये वो एजेंडा है, विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग, जो अगली मीटिंग में डिस्कस किए जाते, किए जाएंगे, जाएंगे। इन द नेक्स्ट मीटिंग कैसा टाइम बेटा, फ्यूचर। अगर ये फ्यूचर टाइम है तो बेटा इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, विल, और विल आएगा तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी। तो आर डिस्कस्ड या विल बी डिस्कस्ड, विल बी डिस्कस्ड, ये पैसिव वॉइस है बेटा, डिस्कस किए जाएंगे, तो आर डिस्कस्ड नहीं बेटा, विल बी डिस्कस्ड, डिस्कस किए जाएंगे। तो दे आर सेइंग दैट दीज आर द एजेंडा विच विल बी डिस्कस्ड, ये वो जो एजेंडा है, ये एजेंडा है जो डिस्कस किए जाएंगे, डिस्कस किए जाते हैं नहीं बेटा, जाएंगे। तू जहां मैं वहां, ला 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 ला। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सेम है बेटा, कुछ और आउटलेट्स खोले जाते हैं अगले महीने, अगले महीने कैसा टाइम बेटा, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के लिए आपको इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा बेटा, विल, विल लगाओगे तो आर, विल के बाद आर नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी। तो आर ओपन या विल बी ओपनड, बताना बेटा, विल बी ओपन। वेरी गुड। तो किस पार्ट में एरर हुआ, बी पार्ट में, तो पेपर में बी क्लिक कर दो। ठीक है बेटा, तीकम, तिकम ये नाम है, तिकम का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ बच्चे इस पार्ट में एरर ऐसे निकालेंगे बच्चे एग्जाम में एरर। तिकम का मतलब क्या होता है भाई, 19 देखो, ही वॉज नोइंग एवरीथिंग बट ही प्रिटेंडेड, उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे जानता ही नहीं बेटा, ही वॉज नोइंग नहीं, ही न्यू एवरीथिंग, पास्ट है बेटा, न्यू आ जाएगा, पास्ट की सेंस है ना, तो न्यू एवरीथिंग होगा ना। ट्वेंटी, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग, मैंने कहा बेटा
फील लाइक का मतलब होता है भूख लगना, महसूस होना, वो कॉन्टिन्यूस में नहीं होता बेटा, हमेशा वही होता है आई फील लाइक, आई डू नॉट फील लाइक। महसूस होना कोई एक्शन नहीं है बेटा, ठीक है, महसूस होना कोई एक्शन नहीं है, महसूस होना कोई एक्शन नहीं। तो आई फील लाइक गोइंग देयर, आई फील लाइक, आई एम फीलिंग लाइक कभी नहीं यूज करना बेटा। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, और मन फील लाइक का मतलब होता है बेटा मन करना। हाँ, तो ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है, ये कभी भी लिख लेना का अगर चाहो तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में नहीं होगी। आई एम फीलिंग कोल्ड हो सकता है, खाली फीलिंग होता है बेटा। वेरी गुड। डन है जी। आई नो संजय सर, आई नो अबाउट कॉन्सेप्ट बट थोड़ा पजल है किस चीज में, सेंस निकालने में। बेटा आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ सीखते चले जाओ, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 20 देखने का भाई, टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन नंबर 20 देखने का। बताओ 20 भाई साहब, 20। लल्ला लल्ला। आया। एक हमारा बच्चा पूछ रहा है सर बाल बड़े क्यों कर रहे हो। इसका रीजन ये है मेरे दोस्त, एक्चुअली अगर सच्ची बताऊं तो हम लोग सैटरडे संडे जो है मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में मैच स्टार्ट होता है, वो दोपहर तक चलता है, तो धूप में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। होता क्या है, जब बाल छोटे होते हैं तो मेरे साथ जो हो रहा है, यहां से जो गुद्दी है ना वो गर्म हो जाती है। जब बाल बड़े रहते हैं तो यहां से ना थोड़े गुद्दी गर्म नहीं होती और ये काली नहीं पड़ेगी, इसलिए बाल बड़े किए। सो जो एग्जैक्ट रीजन है मेरा बाल बड़े करने का वो ये है, वो कतई ये नहीं है। कहते हैं कि तो बच्चा कहते हैं सर ठीक है मैं आ जाऊं क्या बाल काटने, बहुत बड़े हो गए, थैंक यू मेरे भाई, ठीक है, बट कैमरे में घुस के मैं तेरे को काट डालू। तो पढ़ाई पे ध्यान दे, टेक्निकली ये कारण है, ठीक है। तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो यहां से ये थोड़ा सा धूप को बचा लेते हैं, इसलिए थोड़े से बाल बड़े किए हैं। कर लूं सर आपकी इजाजत हो तो, आप कहें तो, आप कहें तो फिर गंजा हो जाऊं, वरना है बाल, मेरे बालों से इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है इन्हें। अबे तेरे उड़ गए, इसमें मेरी क्या गलती है। वही तो पूछ रहे हो, सर बाल बड़े क्यों कर रहे हो। चाहे मैं बाल बड़े करूं, चाहे मैं बाल छोटे रखूं, तेरे को क्या बे। अब तेरे बाल झड़ रहे हैं, तेरे बाल टूट रहे, तेरे बाल उड़ गए, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मेरे से क्यों जल रहा है तू। कहता है मेरे सर मेरे बाल उड़ रहे हैं, आप बाल मत बढ़ाओ, मुझे जलन होती है। मेरे से क्यों चल रहा, मेरे से क्या कंपटीशन है तेरा, है। मेरे बाल मैं तो बढ़ाऊंगा, नहीं कटवा रहा, और अब तो कल कटवाने का सोच रहा, अब वो भी नहीं कटवाऊंगा। कर ले क्या कर लेगा तो। बेटा क्रिकेट रीजन है, चलो मजाक एक तरफ। क्रिकेट में धूप में खेलते हैं हम लोग शनिवार इतवार, तो ये बड़े रहते हैं, तो बस गुद्दी नहीं जलती, यहाँ धूप कम लगते, इसलिए थोड़े से बढ़ा लिए है ना। तेरी इजाजत है तो मैं आगे पढ़ा लूं, है। आज तू माँ बन गया मेरी, मेरी मम्मी भी कहते बेटा फटाक से बाल कटा, माँ बन गया तुम, ठीक है। आइए माता जी आगे देखते हैं, ठीक है। अब तेरे बाल टूट रहे, बताओ इसमें हमारी क्या गलती है यार, है मेरे से जल रहा है खामखा। और जितना जलेगा मैं उतना ही जलाऊंगा, ध्यान रखना, जितना तू जलेगा उतना ही जलाऊंगा। अब मेरा हर एग्जाम्पल बाल पे होगा, देखना। ये रेशमी जुल्फें, ये रेशमी जुल्फें, ये रेशमी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। सो आई एम फीलिंग लाइक, अगर आप देखोगे एक्सप्रेशन तो आप सबने आंसर दिया सर यहां पर फील होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज यहां पर बनते चलती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। अब 21 क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार मैं बालों में हाथ मार लूं। ओहो ओहो, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा भाई, ठीक है। अब तो मैं तेरे को पूरा चिढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। आमा खा चिढ़ के बैठते हैं लोग, खुदगर्ज हो गए हैं ये, हमसे चिढ़ रहे।
ओहो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई तुम, अब तो नहीं चलेगा। आओ भाई किसे को बेटा, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट आई थिंक, मैं जॉब छोड़ने का सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, तो इस बंदे ने जॉब छोड़ी नहीं है, वो बस अभी सोच रहा है। ठीक है, रख लो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ भाई अब। ये रेशमी जुल्फे, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ बेटा, तू बाल पे ध्यान मत देना, तू क्वेश्चन नंबर 22 पे देना। ल ल ल ल ल ल ल ल। चलो अब मजाक मत यार, बहुत चिढ़ा लिया। ठीक है बेटा, नौकरी लगते मेरे बच्चे, ठीक है, टेक्निकली बात है, बहुत चिढ़ा लिया, अब नहीं चिढ़ा रहा मैं तेरे को, अब तेरे को मोटिवेट कर देता हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है, नौकरी लगते साला कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल है नहीं है, पैसा होना चाहिए। पैसा जरूरी है, बाल जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? जेब में पैसा है, कोई कितने सारे एक्टर नहीं है हॉलीवुड में देखे होंगे आपने, है? कितने सारे बढ़िया बढ़िया मूवीज है उनकी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा होना चाहिए, बढ़िया जॉब होनी चाहिए, मस्तानी लाइफ, बाढ़ में गए साले बाल वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता बेटा, वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, हम पिछले 10 साल से, ठीक है, इस टाउन में है। बेटा अगर पिछले 10 साल से इस टाउन में है तो 10 साल तो हो गए, अगर पिछले 10 साल से इस टाउन में है तो 10 साल तो हो गए। हाँ सर 10 साल तो हो गए, अगर 10 साल हो गए तो बेटा आर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, तो सर आपने सिखाया था या तो फॉर पिछले 10 साल से है, हाँ अगर पिछले 10 साल से हैं तो 10 साल तो हो गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट में लाओ या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा तो बेटा इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, वी के साथ हैव आएगा, और आर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन, और आर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। डन है, झकास है जिंदगी। चलो जी, तो आज तक इतना ही करेंगे बेटा। अब आपको क्या होमवर्क है, सारा टेंस इंटेंशन रिवाइज करिएगा, यहां तक सेम क्वेश्चंस को दोबारा करके लाइएगा, कल यहां से करेंगे, कल मैं क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करूंगा, तो कल भी इसकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन नंबर 23 से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चा, तो अब तो ये हमें सेव करने की जरूरत ही नहीं है, तो कल भी इसकी प्रैक्टिस होगी, कल मुलाकात करते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय। और टेंस की प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी होगी, 2 बजे आप आ सकते हो बेटा, है ना, तो कल यहां से बाय बेटा।